Okay, so what we shall discuss in this session first is introduction to the speaker. Introduction, a brief introduction to IELTS. And how to score, band requirement, and how to score 8 band in each module. So this is what we shall discuss in today's session. So first thing is introduction to the speaker. आपने जो भी मैं आपको बात बताऊंगा आपने हर चीज पे गौर करना है। जैसे अब मैंने लिखा है द ओरिएंटेशन क्लास, मैंने खाली ये क्यों नहीं लिखा ओरिएंटेशन क्लास। इंट्रोडक्शन टू द स्पीकर क्यों लिखा है, इंट्रोडक्शन टू स्पीकर भी तो हो सकता था, ठीक है ना। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू द आइल्ट्स नहीं लिखा, इंट्रोडक्शन टू आइल्ट्स लिखा हुआ है। आर्टिकल की मिस्टेक हमारी कॉमन मिस्टेक होती है। तो जब आप क्लास लें तो यू नीड टू कीप योर आईज ओपन एंड यू नीड टू थिंक ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लेक्चर, राइट। आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए इसके अंदर। चलें जी शुरू करते हैं फॉर्मली। माय नेम इज मोहम्मद अयाज असलम। As for my academics are concerned, my last terminal degree is MPhil teaching English. As a second language. So I received this degree from Beacon House National University, BNU, Beacon House National University, BNU Lahore. Okay, before this, MA English, linguistics, and literature. एम इंग्लिश से पहले, एम फिल टीचिंग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज से पहले मैंने BS ऑनर्स किया था IELTS, उसके अंदर BS ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के अंदर। उससे पहले FSC और बाकी चीजें। इसमें एक चीज जो थोड़ी सी डिफरेंट है मेरी एजुकेशन के अंदर, वो MPhil में रिसर्च वर्क है। MPhil में जो मेरी बेसिकली वालेकुम सलाम। अच्छा जी, MPhil के अंदर जो मेरा रिसर्च वर्क था वो था IELTS पे। MPhil में जो बेसिकली मेरा एरिया था दैट इज लैंग्वेज टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन। सो दीज आर द मेजर्स। इसके अंदर मुझे मौका मिला कि मैं देखूं कि टेस्ट डिजाइन कैसे होता है, इस टेस्ट होता क्या है बेसिकली, और डिजाइन कैसे होता है, इसको डिलीवर कैसे किया जाता है। तो इस रिसर्च वर्क से पहले मेरी डिफरेंट अजम्पशंस थी। एक अपनी सेल्फ कॉन्जुगेशन समझ इतनी ज्यादा नहीं थी आइल्स के बारे में, लेकिन ये था कि ये एक टेस्ट होता है, कोई 2-4 बंदे बैठ जाते हैं, वो बैठ के टेस्ट डिजाइन करते हैं। तो उसके बाद में भी पता लगा कि नहीं जी, एक हाई स्टेक टेस्टिंग सिस्टम है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टेस्ट होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। अच्छा जी, एक स्केल होता है। टेस्ट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। टेस्ट एक स्केल होता है, एक मेजरिंग स्केल होता है। कुछ चीजें होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो टेंजिबल नहीं होती। टेंजिबल चीजें कौन सी हैं, जैसे आपने किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है,
आपने किसी चीज का वेट मेजर करना है, तो वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन आपकी विजडम को कैसे मेजर किया जाए, और ये कैसे कहा जाए कि इस बंदे की विजडम आईक्यू लेवल डिफरेंट है दूसरे बंदे की निस्बत, आपकी स्पीकिंग को मैं कैसे मेजर करूं, और मेजर करने के बाद ये भी बता दूं कैटेगोरिकली कि ये बंदा इस लेवल पे है, दूसरा बंदा इस लेवल पे है, तीसरा बंदा इस लेवल पे है। द सेम इज द केस विद रीडिंग मॉड्यूल एंड राइटिंग। उसके बाद एक और चीज आती है कि डाइवर्सिटी के साथ एक क्लास है जिसमें स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी पेपर दे रहे हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, आइल्स का पेपर दे देते हैं। उनमें से पास बच्चे ऐसे हैं, हालांकि उन्हें जरूरत नहीं है। ये आइल्स जो असेसमेंट है ये डिजाइन की गई है एडवांस उसके लिए, उसकी भी मैं बात करता हूँ। लेकिन स्केल करना, रीडिंग में वेयर डू यू स्टैंड, एंड राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा जी। तो आइल्स था क्या बेसिकली, इट वाज ELTS 1996 में। इससे पहले पहले था इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विसेज, आइल्स नहीं था, इट वाज ELTS। एंड आफ्टर 1996 इट बिकेम IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अच्छा, ये स्केल करता है आपकी एबिलिटीज को। बात को जरा मुख्तसर करते हैं। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो दो तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। एक लैंग्वेज होती है रिच लैंग्वेज, रिच लैंग्वेज होती है, और एक अभी बेसिक लैंग्वेज होती है। रिच लैंग्वेज क्या होती है, जिसके अंदर अदब होता है, जिसका राइटिंग होती है जिसके अंदर मौजूद। दुनिया में कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर राइटिंग नहीं है, ना उसके अंदर रीडिंग है, बस बोलते हैं लोग उसको। अच्छा, रिच लैंग्वेज के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। और जब भी हम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, मतलब मैं वेट करना चाह रहा हूँ आपका, मैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर देखना चाह रहा हूँ, तो उसका कोई पर्पस होता है। जो पहली चीज होती है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 50 के मिनट। बाद फिर हम लोग आगे उसको डिजाइन करते हैं। तो जी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि जी हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक आ रहे हैं बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, एक जा रहे हैं जो वहां पे वर्क वीजा चाहिए इनको, ठीक है जी, वर्क वीजा चाहिए और इमिग्रेशन चाहिए। बाहर के मुल्कों में जाके दे नीड टू स्टे देयर, दे नीड टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब्स, दे हैव टू वर्क देयर, सो दे विल लिव देयर लाइफ। सेकंड इज एकेडमिक रीजन, आपने एमफिल किया हुआ, अब आप PhD करना चाह रहे हैं, आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, 100% एकेडमिक्स, एकेडमिक्स स्फीयर में यू वांट टू गेट ऑन, आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं, ये दूसरी रीजन है। अब जैसे ये 2 रीजन हैं तो 2 कैटेगरीज अलग हो गई। एक कैटेगरी तो वो थी कि जिसने वहां पे जाके रहना था, और उसमें से भी पाकिस्तान के बेस्ट लोगों को उन्होंने पिक करना है। दूसरी कैटेगरी वो हो जाती है कि जो स्टडी वीजा के लिए है। अब वो ये चाहते हैं कि जब आप उनकी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में एडमिशन के लिए आइल्स नहीं रिक्वायर्ड होता, यूनिवर्सिटी में एडवांस लैंग्वेज जो आपकी स्टडीज होती हैं उसके अंदर आइल्स रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, दे वांट टू असेस वन थिंग। शुरू में जब ये बना था तो ये इदारा था नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी वो कहते हैं कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट आती है। लेकिन 2016-17 में जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो पता ये लगा कि 2.2 मिलियन पीपल दे हैव टेकन द असेसमेंट। ठीक है ना, 22 लाख लोगों ने एक साल में टेस्ट दिया। तो उसके बाद फिर पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया, चीजें और भी ज्यादा इसमें शामिल हो गई। लेकिन जब ये नया नया बना था तो 3 तरह के 3 भाई थे, सादा अल्फाज में समझाने के लिए, एक का नाम था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एक का नाम था ब्रिटिश काउंसिल, और एक का नाम था IDP। इन तीनों ने कहा कि जी हम मिलके एक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी उसने कहा जी मैं टेस्ट को डिजाइन करता हूँ, और ब्रिटिश काउंसिल और IDP एक ऑस्ट्रेलियन बॉडी है, उन्होंने कहा जी हम इस पूरे टेस्ट को पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पे एग्जीक्यूट करेंगे, हम सेंटर बनाएंगे, लोग हमारे पास आएंगे, तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये टेस्ट है उसको हम कहेंगे कि जी बाकी जो लोग हैं वो आके इसको टेस्ट को देना चाह रहे हैं वो दे दें। उस वक्त रीजंस बहुत ज्यादा एकेडमिक थी, कोई पैसा कमाना इनके माइंड में नहीं था, अपनी लैंग्वेज को फ्लरिश करना, प्रमोट करना, इस किस्म की रीजंस थी। लेकिन बाद में ये तो ट्रिलियंस बिलियंस कमाना शुरू हो गए। तो बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है, इसकी जो पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, ये सारे टेस्ट, ये सिर्फ आइल्स अकेला इस तरह का टेस्ट नहीं है, और भी टेस्ट हैं, लेकिन आइल्स की क्रेडिबिलिटी बाकी तमाम टेस्टों में ज्यादा है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ।
अच्छा, अब आपकी रीडिंग को स्केल करना है, उन्होंने इसके लिए कहा जी CEFR लेवल्स। दुनिया के अंदर A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये डिफरेंट लेवल्स बना दिए। उन्होंने कहा कि जी आप अपना स्कोर बताएं कि कितना स्कोर आपका होगा, तो आपका A1 A2 B1 B2 नीचे से आते हैं जी। अगर आपका 4 बैंड है तो A1 लेवल, A2 लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, 5 बैंड है 5.5 बैंड है तो B1 B2 लेवल, इसी तरह 6 बैंड पे और ऊपर बढ़ता जाता है आपका। इसी तरीके से, इसी तरह ये तो आइल्स हो गया। तो इसके मुकाबले में एक और टेस्ट आया पीटी। पीटी जो टेस्ट था वो ऑस्ट्रेलियन बॉडी का था, वो भी यही काम करता है कि लोगों को स्केल करता है, लेकिन उसके डिजाइन में और आइल्स के डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आइल्स जरा डिफरेंट तरीके से का टेस्ट है और वो वाला जो है वो एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट है। तो पीटी के बाद एक और टेस्ट था जो कि यूएसए में आप उस वक्त जो स्टडीज के लिए जाना जाते थे, उसका नाम था टॉफल। टॉफल का काम भी ये था, वो भी 4 मॉड्यूल्स को चेक करता था, वो भी बताता था कि जी कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। टॉफल के बाद एक और टेस्ट था जिसका नाम था ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो के नाम से एक टेस्ट स्टार्ट हुआ जो कि कोरोना के दिनों में हुआ। कोरोना के दिनों में लोग जाते नहीं थे, जाके पेपर इकट्ठे बैठ के देते नहीं थे। तो इन दिनों में एक और असेसमेंट स्टार्ट हुई जिसका नाम ड्यूलिंगो था। वो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, कैनेडियन वीजा के लिए उन दिनों में चल रहा था। तो ये हमारे पास ड्यूलिंगो, पीटी एकेडमिक्स, टॉफल और आयल्स, इन सब का फंक्शन एक है कि जब कोई बंदा किसी भी ओवरसीज यूनिवर्सिटीज के अंदर एजुकेशन हासिल करना चाहता है या फिर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उनको ये एविडेंस रिक्वायर्ड होता है कि वेयर यू स्टैंड एट द मोमेंट, वेयर यू स्टैंड इन रीडिंग मॉड्यूल, इन राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। All these assessments are trying to assess or they measure your scale in language proficiency. So this is the basic reason behind the designing of these instruments. तो इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, आप इसको टेस्ट समझ लें। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है कि स्केल करना। अब इंस्ट्रूमेंट की जब हम बात करते हैं, दो चीजें और सामने आती हैं। एक वेट मशीन है जी आपके सामने आ गई, आप उस वेट मशीन पे खड़े हो जाए और वेट मशीन वाले ले लें 60,000। इस वेट मशीन को की दुनिया में बड़ी मकबूलियत है। ये जो कंपनी ने वेट मशीन बनाई है, इसका किया हुआ वेट आपका यूएसए में, यूके में, न्यूजीलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में, जर्मनी में, हर जगह माना जाता है। इसकी फीस है 60,000। अब आप आए, अपना वेट करें, आपका वेट वो बता देगी, आपको पेपर दे देंगे जिसपे लिख के दे देंगे जी वेट इतना है। अब वेट करें और चले जाएं। जब आपका वेट किया जाएगा तो एकदम आपके माइंड में आएगा, ओह नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई मसला हुआ, मैं दोबारा से वेट करूं। आपका वेट था लेट्स सपोज 68 kg। दोबारा उन्होंने कहा जी आप मेरे से पैसे लें, मैं दोबारा वेट करूंगा। अच्छा, फिर आप दोबारा वेट मशीन पे आ गए, अब उसने दोबारा 68 kg बताया आपको। कोई एक्सट्रीनियस वेरिएबल ऐसा नहीं है, ना आप खाना खा रहे हैं, ना आपको दौड़ शोड़ लगा के वजन कम कर रहे हैं। जितना वजन है उतना ही वो बार बार बताता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो आपकी वेट मशीन है वो रिलायबल है। इसका मतलब ये नहीं है, इस तरह कुछ लोग समझते हैं कि आइल्स में जब हम बार बार टेस्ट देंगे तो हो सकता है तुक्का लगे पास हो जाए। आज मेरा कोई 5.5 बैंड है, 15 दिन बाद मैं दोबारा टेस्ट दूंगा तो मेरा 8 बैंड आ जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जितनी दफा मर्जी वेट मशीन पे चले जाएं, जो आपका वेट है उतना ही रहना है। अच्छा, दूसरा कहते हैं क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी हो गया, और दूसरी एक और चीज होती है जिसे हम लोग कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर क्रेडिबिलिटी आती है। कंटेंट वैलिडिटी क्या आती है? कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये है कि क्या ये आपकी स्पीकिंग ही नोट कर रहा है, कहीं ये तो नहीं आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है? क्या रीडिंग के अंदर से आपको ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस दे दिए जाएं कि जो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, आपके ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, या सिर्फ आपकी रीडिंग चेक कर रहे हैं? उसके लिए रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की ऑपरेशनल डेफिनेशन उन्होंने बनाई अलग-अलग से, और हर एक को बताया कि ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। एक ऑपरेशनल डेफिनेशन का नाम उन्होंने एक कंस्ट्रक्ट दे दिया। उस कंस्ट्रक्ट के नीचे 4-4, 5-5 सब कंस्ट्रक्ट थे। मसलन राइटिंग क्या है? राइटिंग नाम है वोकैबुलरी का, ठीक है। राइटिंग नाम है ग्रामर का, ठीक है। राइटिंग नाम है पैराग्राफिंग का, जिसे उन्होंने कहा चले जी ठीक है।
राइटिंग नाम है क्वेश्चन को बेहतरीन अंदाज में जवाब देने का, अपने आर्गुमेंट्स की डेवलपमेंट का। ये 4 क्राइटेरियाज हैं। इन 4 क्राइटेरियाज में उन्होंने 9 बैंड दे दिए। यानी एक का नाम लेक्सिकल रिसोर्सेज वोकैबुलरी रख दिया, दूसरे का नाम उन्होंने रख दीजिए रिस्पॉन्स जिसमें आर्ग्यूमेंट्स की डेवलपमेंट है, पैराग्राफिंग जहाँ पे आया उसका नाम इन्होंने कोहेजन कोहेरेंस रख दिया, और ग्रामर आपकी जो है 4th नंबर पे उसको भी चेक करना शुरू कर दिया, दैट इज बेसिकली योर स्ट्रक्चर। अब इन्होंने आपका एक ऐसे दिया और उसके अंदर से फिर हर एक को अलग अलग से उसके स्केल बना दिए कि जी वोकैबुलरी में आपके इतने बैंड उस वक्त होंगे जब आप ये कुछ लिख के दिखाएंगे, ग्रामर में आपके इतने बैंड उस वक्त होंगे जब आप हमें ऐसा लिख के दिखाएंगे। तो इस तरह डिफरेंट उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिए, फिर उसका क्यूमुलेट लिया, 2 तरह के टेस्ट आइटम्स दे दिए और आपकी राइटिंग स्केल होगी। फिर रीडिंग के लिए अलग से स्केल बना और फिर स्पीकिंग के लिए अलग से स्केल बना। ये था टेस्ट डिजाइन, जिसके बारे में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको आइल्स के बारे में कि आइल्स एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका कोई ताल्लुक किसी और चीज से नहीं है, वो देखता ये है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और 4 एरियाज को आपकी असेसमेंट हो रही होती है, रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की। अब हम बात करते हैं कि हमें बैंड कितने चाहिए। अच्छा जी, ये तो था जी टेस्ट की डिजाइन के बारे में। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन आइल्स भी हमने हो गया, बैंड रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन की एंड वर्क वीजा। इमिग्रेशन और वर्क वीजा के लिए अगर आपको कनेडियन इमिग्रेशन चाहिए, और कहाँ पे चाहिए, फेडरल के अंदर, इस्लामाबाद में आप रहना चाह रहे हैं, लाहौर में रहना चाह रहे हैं, कराची में रहना चाह रहे हैं, या बलूचिस्तान के अंदर रहना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के एरियाज। कुछ हैं प्रोविंशियल नॉमिनीज और कुछ हैं फेडरल नॉमिनीज। फेडरल नॉमिनीज के अंदर जो सबसे ज्यादा बैंड है वो है जी 8.5, 8.5, 7.5 और 7.5। दिस इज कॉल्ड CLB 10। दिस इज, ये आपको मैक्सिमम स्कोर देता है। कनाडा की जो पॉइंट स्कोरिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा स्कोर आपका इससे बनता है। इसमें स्पीकिंग में 8.5, लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 8.5, स्पीकिंग में 7.5, और आपकी 7.5 है उसके अंदर जो आपका लास्ट मॉड्यूल है राइटिंग, रीडिंग राइटिंग 7.5, 7.5, स्पीकिंग और राइटिंग 7.5, लिसनिंग और रीडिंग 8.5। दिस इज कॉल्ड CLB 10। अच्छा, 2 हिस्सों में भी डिवाइड किया क्योंकि पर्पस डिफरेंट थे। एक कहलाया आइल्स GT और एक कहलाया आइल्स एकेडमिक। कोई फर्क नहीं है, रीडिंग लिसनिंग सेम है, स्पीकिंग सेम है, राइटिंग का एक क्वेश्चन डिफरेंट है और रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी थोड़े से सेम है। वैसे तो बहुत डिफरेंस है अगर हम टेक्निकली बात करें, लेकिन जनरली स्पीकिंग देयर इज ओनली one question in the writing module that is different, which is basically the question number 1 that is different. Letter writing is in the GT module and academic writing में आपको करते हैं तो उसके अंदर आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। तो मैं अभी आपको बारी बारी सारे मॉड्यूल्स के बारे में बताता हूँ, पहले ओवरऑल हम बात कर लेते हैं इसकी। उसमें कनेडियन इमिग्रेशन के लिए जो सेकंड है, जो मशहूर जमाना बैंड्स हैं वो जी 8,777, 8 in listening, reading, writing, speaking 777 बैंड। 8,777 जिन स्टूडेंट्स के आ जाते हैं वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, पाकिस्तान की एकेडमिक एलीट में होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। और अगर किसी एक में भी 6.5 आ जाए तो ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता, उसमें आप नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो इससे नीचे कैटेगरी आती है दैट इज बेसिकली 7.5, 7.5 एंड 6.5 एंड 6.5। ये जी आपकी थर्ड कैटेगरी है। अब कुछ यूके में जाना चाह रहे हैं जी वर्क वीजा के लिए। यूके में आप वर्क वीजा के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको 4.5 बैंड भी चल जाते हैं। 4.5, कुछ लोगों को 5.5 बैंड भी चल जाते हैं।
डिपेंड करता है आप लेना क्या चाह रहे हैं, साइकिल लेना चाह रहे हैं या होंडा सिविक लेना चाह रहे हैं या प्राडो लेना चाह रहे हैं। जितनी महंगी और अच्छी चीज है, जितनी बेहतर जगह पे आप जाएंगे, जहाँ पे जाना मुश्किल होगा, तो उसकी बैंड रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती जाएगी। बिजनेस वीजा लेना चाह रहे हैं, कोई 10-15 करोड़ रुपया उनके मुल्क में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो बैंड्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी, क्योंकि पैसा लेके जा रहे हैं आप। बिजनेस वीजा के अलावा जो दूसरे जनरल वीजास वगैरह हैं, उसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक डिफरेंट क्राइटेरिया। तो ये हमारे पास 4.5 से 8.5 ईच तक डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं बैंड्स के, जिन्हें हम स्कोर कहते हैं। जैसे हमारे होते हैं ना 100% स्कोर होते हैं, मैट्रिक में हो गए, इसमें 9 बैंड मैक्सिमम है। 9 है, फिर 8 है, फिर 7, 6, 5, 4। 3 वाले को कहीं पे कंसिडर नहीं किया जाता, 4 वाले को भी नहीं किया जाता। कम से कम 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 एंड 8 बैंड, इस तरीके से इसकी कंसंट्रेशन होती है। ये तो था हमारा वर्क वीजा और इमिग्रेशन के लिए। तो 3 मुल्कों में लोग जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, और तीसरा कनाडा के अंदर जा रहे हैं। ये 3 ममालिक के अंदर बड़ी बहुत ज्यादा आपकी इमिग्रेशन भी हो रही हैं और वर्क वीजे भी मिल रहे हैं। यूके में काफी आसानी से मिल रहे हैं आजकल। यूके के अंदर जो मशहूर वीजे आ रहे हैं, स्किल्ड वीजा आ रहा है, होटल मैनेजमेंट के अंदर आपके वीजे आ रहे हैं, और एक आ रहा है अटेंडेंट, पेशेंट्स को संभालने वाला नहीं होता जो सा, उसके वीजे आ रहे हैं, उनके लिए 4.5 बैंड चाहिए। ये जी इमिग्रेशन के बारे में जो बैंड रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं कैनेडियन स्टडी वीजा। फिर हम अपना गोल सेट करेंगे, फिर बात करेंगे कि मॉड्यूल वाइज हम क्या करेंगे, किस बंदे को कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है और किन किन एरियाज पे हम लोग काम करेंगे, और किस क्या हमारा आगे रोड मैप क्या होगा, प्लान क्या होगा, एवरीथिंग वी शैल डिस्कस लेटर ऑन। सो स्टडी वीजा नाउ, लेट्स टॉक अबाउट स्टडी वीजा। आप वहां पे किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट। कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट हो, आप वहां पे जाना चाह रहे हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में या किसी ऐसे मुल्क में जहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर मोड ऑफ कन्वर्सेशन, if the mode of conversation is English language, then you will go there and you have to appear in the IELTS assessment. Even in पाकिस्तान के अंदर आप लम्स में आ जाएं, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में आ जाएं, कोई अफ्रीका से, कोई सऊदी अरब से, कोई ओमान से, कोई कतर से पढ़ने के लिए अगर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में आते हैं, उन्हें भी आइल्स देना पड़ेगा। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 6.5 रिक्वायरमेंट, आप सऊदी अरब से आए हैं यहाँ पे तो 6.5 आप टेस्ट देंगे तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा। पाकिस्तानी नहीं है, आप फॉरनर हैं, पे बाहर से आ रहे हैं। स्वीडन के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, नॉर्वे के अंदर, फिर उसके बाद बात हम करते हैं इंग्लैंड की बात कर लें, इंग्लैंड के बाद फिर न्यूजीलैंड की बात कर लें, न्यूजीलैंड के बाद फिनलैंड की बात कर लें, फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, सब में आपको आइल्स देना पड़ेगा। और हर वो जगह जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है। अच्छा, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं, वो अगर वो 6 ओवरऑल एंड 5.5 minimum means 4 modules हैं हमारे पास, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, and in each module you have to score minimum at the bottom line at least 5.5 score. So then you will be accepted as a student and they will give you admission. दो चीजें और भी ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, एक है एडमिशन और एक है वीजा। इसको हम बाद में बात करते हैं। एडमिशन और वीजा दो अलग अलग चीजें, इसकी बात करते हैं। अच्छा, अगर आप 90% यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं तो 6.5 ओवरऑल एंड 6 इन ईच, 6 बैंड आपको हर यूनिवर्सिटी में चाहिए कम से कम, हर मॉड्यूल में। तो आपकी दुनिया के अंदर 90% यूनिवर्सिटीज में एडवांस स्टडीज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, जैसे मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा हूँ, अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ये डॉक्टर्स हैं उन्हें प्लैब के लिए अप्लाई करते हैं, उनको चाहिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चाहिए जी 7 इन ईच मॉड्यूल। ये सी मॉड्यूल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में आपको 7 से नीचे बैंड नहीं चाहिए। 7 सबके आएंगे तो फिर आप दुनिया की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं।
MIT यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए बेशक आपके पास HEC के स्कॉलरशिप हैं, कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप हैं, लेकिन आपको 7 इन ईच मॉड्यूल चाहिए, फिर आप ले सकते हैं। नीचे इसके और ऊपर आ जाते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के लिए एक और टेस्ट है PTE का, उसके अलावा 7.5 ओवरऑल इन IELTS एंड 7 इन ईच मॉड्यूल। 7 उनको चाहिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में बॉटम लाइन पे। 6.5 आएगा तो वीजा नहीं मिलेगा, इनरोल दाखला भी नहीं मिलेगा। एक उनका कोर्स होता है प्लैप का, वो करके फिर वो बाहर जाते हैं, उन्हें एडमिशन मिलता है। अच्छा जी, अब अगर आप वहां पे टीचर बन के जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, सीधा वीजा लगेगा। एक काम करें, 8.0 इन ईच मॉड्यूल। यहां तक तो बात थी बैंड रिक्वायरमेंट की कि आपको कितने कितने स्कोर चाहिए, किस किस जगह पे जाना चाह रहे हैं। ये आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या कभी किसी के किसी मॉड्यूल में 9 बैंड आए हैं, क्या किसी के 8.5 आए हैं? तो आए हैं। ये देखें, इसको रिजल्ट सिर्फ इस तरह से लगाए हुए हैं हमने कि एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है दुनिया में ना, एक रनिंग होती है, स्प्लिंट, मतलब तेज भागते हैं हम। तो एक बंदे ने अगर लेट्स सपोज उन्होंने कहा जी आपने 1500 मीटर्स या 100 500 मीटर्स आपने, जो दुनिया में सबसे तेज भागता है ना, उसने 23 सेकंड और 23.1 सेकंड में अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना किया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 23 सेकंड में 23.1। वैसे लोग हैं 23.9 है, कोई 24 सेकंड में भी पहुंचा हुआ है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया के अंदर कायम रहा, बहुत लंबे अरसे तक लोग इसके बारे में सोचते रहे। अच्छा जी, जो 23.5 कर लेता था ना, वो बस कहता था बहुत अच्छा स्कोर किया है। यकदम एक बंदा आया और उसने क्या किया, 22.8 के ऊपर कंप्लीट कर लिया। तो 1976 या 1986 तक वो जो रिकॉर्ड बना हुआ था कि 23.1 का, वो टूटने की देर थी। उसके बाद लोगों की लाइन लग गई जिन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि लोगों का पहले ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये हो सकता है। लेकिन जैसे ही किसी एक बंदे ने तोड़ा उसको, और पीछे लोगों ने फिर वो क्या किया कि यार ये तो टूट जाता है, इंसान ही तोड़ते हैं, और उसके बाद उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ जाती है कि इफ देर आर डिफरेंट पीपल हु स्कोर्ड 9 ओवरऑल और 9 इन ईच और 8.5 इन ईच मॉड्यूल, सो यू विल बी द नेक्स्ट पर्सन। अगर राइटिंग के अंदर ये भाई साहब के 8 बैंड आ सकते हैं, तो आपके भी 8 बैंड आ सकते हैं। ठीक है जी। अगर रीडिंग के अंदर इनके 9 आ सकते हैं, तो आपके भी 9 आ सकते हैं। इसके लिसनिंग में 9 और 8.5 हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। ये मैडम के 8 हैं जी लिसनिंग के अंदर। ठीक है जी। इसी तरीके से ये कि रीडिंग के अंदर उनके 9 बैंड आए वहाब साहब के, तो आपके भी आ सकते हैं। ठीक है ना। 7.5, 9, 8, 8.5, ये अगर स्कोर्स आ रहे हैं लोगों के, तो फिर आपके भी आ सकते हैं। इनके अगर किसी लोगों, बेतहाशा लोगों के 8, 8, 8, 8 बैंड है, तो आपके भी आ सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आ जाती है कि दुनिया में अगर 2 बंदों ने भी कर लिया, तो यू विल बी द नेक्स्ट पर्सन, तो आप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए ये। अच्छा, जो भी आपकी बैंड रिक्वायरमेंट है, एक तो ये कि अगर आपको किसी कंसल्टेंट ने कहा जी 4.5 चाहिए, 5.5 चाहिए, दिस इज मोर देन इनफ। So don't settle yourself on these bands. If you will score more, then you will have more opportunities. You can go further in better universities. फीस कम हो जाएगी, scholarships मिल जाएंगे, अच्छे शहर में यूनिवर्सिटी आ जाएगी। यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो वहाँ पे आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाएंगी, वहाँ पे इमिग्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक बंदे ने लीड्स यूनिवर्सिटी से किया, एक बंदे ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया, बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में एक बंदे ने लम्स से किया हुआ और एक बंदे ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से किया हुआ, बड़ा फर्क है। ठीक है ना। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है,
इसी तरह बाहर के ममालिक में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर फैसिलिटीज भी डिफरेंट है। वहाँ पे एक कुछ किसी जगह पे मीडियोकर माइंड्स काम कर रहे हैं और किसी जगह पे इंटेलिजेंसी ऑफ सोसाइटी जो उनसी है वो उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो ये वेरी कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर 6.5 भी रिक्वायर्ड है, बट यू मस्ट स्ट्राइव फॉर 8 बैंड और 8.5 बैंड और 9 बैंड, बिकॉज many of the students they have already taken these bands। ये slot पहले ब्रेक हो चुकी हुई है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफी लेके जा चुके हैं। तो यू कैन बी द नेक्स्ट वन। अगर आपका यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में आपके 7.5 3.5 3.8 4 CGP है, तो आइल्स में भी आप टॉप के अंदर आ सकते हैं। अब जब आप आइल्स में टॉप के अंदर आना चाहते हैं तो 3 चीजें ज़हन में रखिएगा, और मैं अब आपको बता दूं ऊपर से नीचे। सबसे पहले, अगर कोई मुझसे कहे कि सर 8 बैंड में लेना चाहता हूँ, तो एक लफ्ज बताएं मुझे कि जहां से मुझे पता लगे कि यार मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है। तो मैं कहूँगा राइटिंग। जिसने राइटिंग में 8 बैंड ले लिया ना, वो फिर किसी मॉड्यूल में भी ले सकता है। उसके लिए ना स्पीकिंग मसला है, ना लिसनिंग मसला है, ना रीडिंग मसला है, वो ले जाएगा। बाकी सब मॉड्यूल्स में आप 6 बैंड से जंप करके 8 पे जा सकते हैं बगैर मतलब कुछ अरसे बाद। लेकिन राइटिंग में अकेले नहीं जा सकते। राइटिंग में आपको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ज्यादा उसमें मुश्किल आपको टाइम आएगा। ठीक है, रीडिंग में भी जरा आएगी तो मुश्किल, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, तो रीडिंग में भी स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। बड़े शार्प माइंडेड लोग होते हैं, वो थोड़ा सा चीजें समझते हैं, जल्दी जल्दी पिक करना शुरू कर देते हैं, या थोड़े स्लो होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं, तो वो भी चीजों को जल्दी से गेन कर लेते हैं, समझ में आ जाती है। अच्छा, मुझे वैसे कहें कि जी आप अंग्रेजी का सारे एक लफ्ज बताएं। इंग्लिश लैंग्वेज 13 साल आपने अंग्रेजी जबान को सीखने सिखाने में गुजार दिए। एम इंग्लिश कर लिया, MPhil कर लिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ आपने रिसर्च कर ली, सारा कुछ आपने कर लिया। तो एक लफ्ज में बताएं कि अंग्रेजी है क्या। तो मैं कहूँगा वोकैबलरी। जो बंदा वोकैबलरी बना के आ गया मेरे पास, तो वोकैबलरी बनाने के बाद कुछ मुश्किल नहीं है, बस फिर खत्म। अंग्रेजी आपके काबू में आ जाएगी बहुत जल्दी। टेंसेस भी जल्दी हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है हो जाएगी। अच्छा, वोकैबलरी के अंदर कौन सी चीज, वोकैबलरी क्या है? वर्ड मीनिंग याद करना नहीं। वोकैबलरी के अंदर 4-5 क्राइटेरियाज आते हैं। एक है, इनके लेवल हैं वोकैबलरी के भी, A1 A2 B1 B2 C1 C2। कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ वर्ड्स। कॉन्टेक्सचुअल यूज ऑफ वर्ड्स, कि जो लफ्ज आपको आता है आपको 100% ये पता है कि इसका सियाको सबाक क्या है, किस मौके पे मैंने ये वर्ड यूज करना है। ये वोकैबलरी की टॉप है। राइटिंग की टॉप है प्रिसाइज राइटिंग। राइटिंग के अंदर और भी क्राइटेरियाज आ जाते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन वोकैबलरी से आपकी स्पीकिंग, आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होगी। इडियोमैटिकल एक्सप्रेशंस हैं आपके बेसिकली वोकैबलरी के अंदर, आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, जनरल वर्ड्स, अनकॉमन वर्ड्स आपको आते हैं, स्पेलिंग आपके ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता। और सबसे ज्यादा जो टाइम लग रहा था एक स्टूडेंट का, वो वोकैबलरी के एक्सप्रेशंस उसके डेवलप होने में टाइम लग रहा होता है। अदरवाइज तो ये मेरे हिसाब से 10 दिन का काम है आइल्स। 10 दिन में आप वोकैबलरी में वो पीक नहीं मिलती एक्सप्रेशंस में। कोई बंदा हो ना, बंदे का जैसे कहते हैं मेहनत करने वाला, तो 10 दिन में वो सारी ग्रामर कर सकता है, और 10 दिन में बड़ा कुछ कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीजें आती है, एक है लर्निंग एंड सेकंड इज एक्विजिशन। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन? लर्निंग बहुत सिंपल है, 2+2 = 4, 3+3 = 9। ठीक है, लर्न कर लिया आपने। ये जी नलका कैसे खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं, लर्न हो गया जी। पंखा कैसे चलाते हैं, बटन दबाएं पंखा चल जाएगा, लर्न हो गया जी। दरवाजा कैसे खोलना है, कुंडी कैसे खोलनी है, ठीक है, इस बॉक्स में ये चीज डालनी है, कैसे करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हम रोज लर्न कर रहे होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हम सीख रहे होते हैं। कभी आप किसी बड़े होटल में चले जाएं, वहाँ पे टमाटो केचप होती है, वो केचप जो उनसे वो निकल नहीं रही होती। नया बंदा पहली दफा जाता है, आप बाहर के मुल्कों में जाएंगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, आपको समझ नहीं आएगी करेंगे क्या इसको। ठीक है ना, वॉशरूम यूज करने नहीं लोगों को आ रहे होते,
लेकिन वो हम सीख रहे होते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, हर रोज हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। ये तो होगी लर्निंग, इसमें तो कोई इशू नहीं है, आप नई चीज सीख जाते हैं। मोबाइल को कैसे ऑन करना है ऐसे, लैपटॉप को कैसे ऑन करना है ऐसे। अच्छा, लर्निंग के बाद एक और चीज है, लैंग्वेज इज एन एक्विजिशन, दिस इज नॉट समथिंग विच यू लर्न। व्हाट इज एक्विजिशन? एक्विजिशन की एग्जांपल ये है कि यू एक्वायर अ न्यू सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज। Acquire means you need to exhibit your skills. You need to exhibit, कहते हैं लोगों के सामने उसकी नुमाइश करना, उसको जाहिर करना कि आपने, आपकी जब टेस्ट स्पीकिंग का होगा तो बोलेंगे आप। सो यू हैव टू यूज योर आर्टिकुलेटर्स। आपको एस्पिरेटेड साउंड्स बोलने हैं, आपको बाइलेबियल साउंड्स बोलने हैं, आपको डिफ्थोंग बोलनी है। आप फील कह रहे हैं तो फील की जगह फील कहना है, वाज कह रहे हैं तो वाज कहना है, सेज कहना है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू स्केल योर एबिलिटीज इन डिफरेंट क्राइटेरियंस, राइट। आपका वो सारा ओवरऑल चेक कर रहे हैं, तो उसके अंदर खामोशी से आपके साथ बड़ा हंस के बात करेंगे, लेकिन नंबर नहीं देंगे आपको। नंबर आप बोल के दिखाएंगे, बता भी दें आपको, फिर भी नहीं आप बोल सकते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। और उसके बाद फिर जब हम बता, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस, इसके अंदर एक और चीज आ जाती है। प्रैक्टिस के बाद फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जी एक बैंड बनने में आपके 0.5 में 10 ऐसे लिखने हैं आपने, चले। लेकिन एक और मसला आता है, आप कहें सर मैं सुबह से लेकर शाम तक 10 ऐसे लिख लूंगा। ये नहीं है, टाइम चाहिए हमें। आपकी इसे कहते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, ब्रेन प्रोसेसिंग कर रहा होता है डिफरेंट चीजों की। जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो उसके अंदर डिफरेंट सेल्स ब्रेक हो रहे होते हैं, नए सेल्स बन रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको मेडिसिन देता है, आप ऑगमेंटिन की पूरा का पूरा पत्ता मुंह में डालें, 5 मिनट बाद ठीक हो जाए, नहीं मर जाएंगे, वो तो पॉइजन बन जाएगा समटाइम्स। ठीक है, अच्छा जी, आप गए आज जिम गए, तो देखा जी मिस्टर पाकिस्तान फलां जो बंदा है, बड़े जबरदस्त किस्म के उसने मसल्स बनाए हुए। अब जल्दी जाए, सारा दिन 5,000 करें, उसके बाद शाम तक मसल्स फट जाएंगे आपके, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, जितने सूखे हैं तो सूखे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समझ आ रही है बात की, इसके अंदर टाइम फैक्टर आता है। इसी तरह लैंग्वेज लर्निंग के अंदर एक टाइम फैक्टर है। इसमें ये नहीं है, प्रैक्टिस भी एक आप लिमिटेड करेंगे, आपको सोना है, सो के उठना है, उठने के बाद जो ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है आपको, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। पहली चीज जो सी है, ये ट्रायंगल है जी, हर दफा मैं एक ट्रायंगल बताता हूँ स्टूडेंट्स को, वो ट्रायंगल आपने भी ज़हन में रखनी है। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के टॉप के ऊपर आपकी फाउंडेशन, फाउंडेशन में क्या है? ग्रामर। ग्रामर में क्या है? ग्रामर के अंदर आपकी क्लॉजेस हैं, फ्रेजेस हैं, आपके कॉमे हैं, आपके डैशेस हैं, आपके पैराग्राफिंग भी समहाउ उसके अंदर कोहेजन कोहेरेंस आ जाती है, आपकी वोकैबुलरी भी है फाउंडेशन के अंदर, आपकी बेस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी फाउंडेशन है। अगर कुछ बेसिक चीज़ें जो आइल्स में रिक्वायर्ड है आपको नहीं आती तो वो सीखनी है। जैसे आपको नहीं पता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, आपको नहीं पता नॉन एसेंशियल क्लॉज क्या है, आपको नहीं पता कि बेसिकली सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या हैं। वैसे जैसे मैं ये बातें बता रहा हूँ, ये किसी को भी नहीं पता होती, बहुत कम लोगों को पता है, बाकी आमतौर पे नहीं पता होती। तो अगर आपको नहीं पता तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि इनके जो क्राइटेरियाज हैं जिस पे आपको मार्क्स मिलने हैं उसके अंदर बताया है कि जी आपने क्या क्या करेंगे तो आपको कितने बैंड्स आएंगे। तो फाउंडेशन पे आपने काम करना है। अगर फाउंडेशन पे काम किए बगैर आप ये समझेंगे आप 8 बैंड ले जाएंगे, तो नामुमकिन है। आपको पता ही नहीं है करना क्या, तो करेंगे कैसे, उसको सही कैसे करेंगे? पहले तो पता लगे ना कि होना क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने सीखना क्या है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। ABC है, डी के बाद आप कहें जी मैं डी और ई को छोड़ दूं और दुनिया अंग्रेजी लिखूं, नहीं लिख सकते। बेसिक कंपोनेंट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं।
लेटर्स हैं बेसिकली, उसके आगे साउंड्स प्रोड्यूस होनी है, हर जगह दूसरी जगह पे रुक जाएंगे आप, जहाँ पे ई आएगा रुक जाएंगे, हर दूसरे तीसरे वर्ड में ई आ रहा होता है। तो पहले एबीसी सही करें, तो इसलिए आपको कुछ टाइम पे फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है जी आपकी टिप्स एंड टेक्निक्स। टिप्स और टेक्निक्स के बगैर ये वो तरीके हैं जिसमें आप काम की एबिलिटी कम होगी, लेकिन एग्जामिनर को आप मैग्नीफाई होकर नजर आ रहे होंगे। आप खड़े 6 बैंड पे होंगे लेकिन वो आपको 7 बैंड दे देगा। कैसे दे देगा उसको? उसकी अपनी असेसमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इसकी एग्जांपल सादा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका एक टेस्ट इंटरव्यू है जिसमें 12 मिनट का इंटरव्यू है, जिसमें आपने 100-150 सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर वो उसमें से आप जानबूझ के आपने कोई 50 के करीब ईडियम्स याद किए हुए, और आपने कोई 10 ईडियम्स या 6 ईडियम्स बोल दिए उसके पूरे प्रोसेस के अंदर, तो एग्जामिनर ने ईडीएम वाले खाने में टिक लगा लेना है। उसको नहीं पता कि आपको तो सिर्फ आती 50 है। उसको क्या पता लगेगा? वो 6 से अज्यूम करेगा शायद आपकी ईडीएम्स पे कमांड है। ये है जी स्मार्ट अप्रोच। 3 तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीख लें, जब आप लिखेंगे अपने एसे के अंदर तो एग्जामिनर समझेगा कि यार आपको तो पता नहीं कितनी रेंज आती है, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशंस हैं। 250 वर्ड का एसे सिर्फ, उसके अंदर कितनी 15-20 सेंटेंसेस होंगे। 20 सेंटेंसेस में 5 सेंटेंसेस आप पहले से तैयार करके गए हुए हैं, वो जो कि कॉम्प्लेक्स थे। उसको आपने लिखा तो एग्जामिनर की, एक बंदे ने नहीं लिखा, हो सकता है उसकी एबिलिटी आपसे ज्यादा अच्छी हो, लेकिन उसने वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं यूज किए, जिसकी वजह से उसको नंबर कम मिल गए। और आपकी एबिलिटी ज्यादा उससे कम थी, लेकिन चूंकि आपने वो उसको टेक्निकली हैंडल किया और आपके स्कोर थोड़े बढ़ गए। ये इस तरह की काफी ज्यादा टिप्स और टेक्निक्स हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है कि जिसमें हम कम टाइम में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो होती है ना, दोनों काम कर लें, टिप्स और टेक्निक्स ले लें, फाउंडेशन ले लें, काम ना करके दिखाएं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, पिछले 10 साल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ले लें, सारी टेक्निक समझ लें आप। जब आप पेपर देंगे ना, थोड़ा सा फायदा होगा, ज्यादा नहीं होगा। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, आपकी मार्किंग नहीं होगी, चेकिंग नहीं होगी, उस वक्त तक कोई फायदा नहीं आपको होगा। ये बात कंफर्म है, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अब जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो इंसान की 2 खूबियां जो सी है ना, एक खूबी ऐसी जिसका जिक्र कुरान पाक में भी अल्लाह ताला करता है, वो सामने आ जाती है और वो हमें इस प्रोसेस से नहीं गुजरने देती। इंसान अपनी सृष्ट में जल्दबाज है। अपने डीएनए लेवल के ऊपर हम देखें तो हमारी कुछ तख्लीक इस तरह की गई है कि हम जल्दी के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं, सब्र नहीं करते, पेशेंस नहीं। और आयल्स में आपको एक वर्ड है कंसिस्टेंसी, और एक वर्ड है परसिवियरेंस। दो अलग अलग वर्ड्स हैं। कंसिस्टेंसी तो सिंपल 3-4 आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स यहाँ पे काम आएंगे। एक है कि डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो फिर आप सक्सेस मुश्किल हो जाएगी। आज सुबह उठ गया 11 बजे, कल 5 बजे, कभी 3 बजे, कभी उठा ही नहीं, गया ही नहीं। ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं लोगों के, डिसिप्लिन नहीं होते। डिसिप्लिन का मतलब है जोश चढ़ा तो पता नहीं सारा दिन बैठे रहे, बाद में पूरा पूरा 2-2 हफ्ते ही नहीं गए। अल्लाह का खैर से, जिससे 1 सेकंड अजान हो जाए फिर हम आगे कंटिन्यू।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि वो लोग जो सक्सेसफुल हुए उनके अंदर क्या खूबियां ऐसी थी जो आम लोगों में नहीं थी। दो तरह के लोग हैं, कुछ कामयाब होके बाहर चले गए, कुछ की भी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स, एक है जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप नमाज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो बंदा पिछले 2 साल से कोई नमाज नहीं छूटी, वो डिसिप्लिन है, वो चीजें अपने वक्त पे करने का आदी है। ठीक है ना। अगर कोई पढ़ ली, कभी एक कभी दो पढ़ ली। अच्छा, कोई एक्सरसाइज करने जा रहा है, रोज एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं। दो तरह की मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर आप पंक्चुअल हैं किसी भी काम में, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो जर्म्स पाए जाते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको इस क्वालिटी के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। दूसरी चीज, रेजिलियंट। रेजिलियंस कहते हैं किसी झटके के बाद नॉर्मल होने की जो आपकी एबिलिटी है उसको। एक सेटबैक हुआ, आपने लिख के दिखाया, एकदम पता लगा सब कुछ ही गलत, ना रीडिंग सही, ना राइटिंग सही, ना स्पेलिंग सही, ना टेंस सही, ना, तो बड़ा दिल पे ले लिया, बंद करके किताबें, रोना शुरू कर दिया, चले गए। लड़कियां लड़कियां अक्सर वो चले चले गए, पढ़ना ही छोड़ दिया, इनकार कर दिया। और कुछ है जी, अगले दिन दोबारा से उठ के बैठ गए, नहीं यार मैं इसको करूंगा, फिर उसको प्लान किया। तो रिजिलियंट कहते हैं कि किसी भी सेटबैक में, झटके में, नुकसान में, तकलीफ के बाद कितना टाइम आप दोबारा से नॉर्मल होने में लगते हैं। ठीक है ना, कितने ज्यादा रेजिलियंट हैं या बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाते हैं, ये दूसरी खसूसियत है। अच्छा, इसके साथ दो वर्ड्स और आते हैं, एक है कंसिस्टेंसी और एक है परसिवेरेंस। कंसिस्टेंट तो ये होता है कि आप रेगुलर हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। अच्छा, तीसरी चीज है जी स्मार्ट अप्रोच। पांचवी चीज है जी पैराडाइम शिफ्ट। और भी ये पांच छह मेन चीजें। परसिवेरेंस का जरा देखें डिक्शनरी में क्या मीनिंग है। एक बंदा है वो डिसिप्लिन इस वजह से नहीं है कि उसकी आदतें खराब है, उठने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, मूवी देखनी है, मोबाइल पे काम करना है, दोस्त ऐसे हैं। ये हर दूसरे तीसरे बंदे के अंदर लेजी हमारे अंदर एटीट्यूड हो जाता है। दूसरी चीज है परसिवेरेंस। पैसे नहीं है, जॉब करनी पड़ रही है, बच्चों को पालना पड़ रहा है, टाइम मैनेज बड़ी मुश्किल से हो रहा है, और ज्यादा टाइम भी नहीं है, और भी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है, सीरियस जेन्युइन इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए, फिर भी ना छोड़ना। विलिंग तो आप हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, प्रिविलेज्ड क्लास में से नहीं है। तो ये परसिवेरेंस है, ये चाहिए हमें। कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, वो छोटी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो आपकी अपनी बॉडी से रिलेटेड है ना, हर चीज मौजूद है, खुद ही नहीं ढीठ बने हुए। लाखपति करोड़पति लोग होते हैं हमारे पास, ऐसे आते हैं गांव से, चौधरी साहब आए हैं पढ़ने के लिए। वो चौधरी साहब ने 2-3 दिन पढ़ा, उसके बाद वो बस ठीक है यार, क्योंकि गाड़ियां हैं, पैसा है, हर चीज है, जरूरत ही नहीं है। इतना टफ टाइम तो कभी अपने आप को दिया ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वो बाज लोगों के लिए कि लाइफ और डेथ की स्ट्रगल बन जाती है, उन्होंने वो करना ही करना है, हर सूरत में करना है। हमारे पास कोई डॉक्टर आता है ना पढ़ने के लिए, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, इस वजह से नहीं कि वो आम डॉक्टर लाइक होते हैं, इस वजह से कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, वो हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते।
और ब्राइलर टाइप नहीं होते कि यार ये तो नहीं है, वो कहते हैं नहीं बस हम करके छोड़ेंगे इसको। जिनके 8 8 9 9 बैंड्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है। ये मतलब सबके अंदर डिसिप्लिन थे, कंसिस्टेंट थे, ढीठ किस्म के लोग थे, हारते मानते ही नहीं थे हार, फिर खड़े हो जाते थे। इस तरह के भी लोग थे, ठीक है ना। इतनी जल्दी उनका दिल बुझता नहीं था। मोनोटोनस ब्रेक हम करते हैं, वो टीचिंग के अंदर भी करते हैं, लेकिन वो नहीं। तो ये चीज है। अच्छा, तीसरी चीज इसके बाद स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप कैलकुलेटेड काम करें, बिला वजह सही एंगल पे काम करें, सही एक्शन प्लान पे काम करें, ऐसी जगहों पे अपनी एनर्जीज ना वेस्ट करें जिसका आपको फायदा नहीं है। बज़ाहिर लुक बस बिजी डू नथिंग वाला, इतना मेहनत करने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो काम करें उसका आपको सिला नजर आ रहा हो, बेशक आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो फायदे में आपके आ रहा हो। ऐसे वर्ड्स ना याद करें जिसका फायदा कोई नहीं। ऐसी रीडिंग ना करें कि जो आपके डायरेक्ट काम ही ना। नॉवल पढ़ना शुरू कर दें आइल्स को इम्प्रूव करने के लिए, नॉवल का आइल्स से क्या ताल्लुक है, ठीक है ना। आप स्टोरीज लिखें, ड्रामा लिखना शुरू कर देंगे जी मैं आइल्स को इम्प्रूव करूँ। ड्रामा ये फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग है, इसमें ड्रामे की तो जो पोइटिक लैंग्वेज होती है, फिलोसॉफिकल लैंग्वेजेस होती हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। इसमें तो क्राइटेरिया डिफरेंट है जिसमें आपकी मार्किंग हो रही है। तो आपने वो स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है कि जिसके अंदर अच्छा सक्सेस टाइम बाउंड होती है। टाइम बाउंड का मतलब है ये नहीं कि आज आपने शुरू किया तो 20 साल बाद आप जाके 2 महीने में करना है, 4 महीने में करना है, 3 महीने में करना है। जो आप अपना प्लान करें उसको आपने पूरा करना है। जो आपकी सक्सेस है वो टाइम बाउंड होगी, ये भी ध्यान में रखें। एक वक्त के बाद कामयाबी भी कामयाबी नहीं रहती, उसके लिए प्लान है। पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम्स डिफरेंट होते हैं जी, डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं लोगों के। लेकिन पैराडाइम शिफ्ट को यूं समझ ले सादा अल्फाज के अंदर कि आपने अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है कि यू कैन डू दैट। एतकाद आपका होना चाहिए। उसके लिए अफर्मेशंस हैं, अपने इस माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पे जाके आपने उसको टीच करना है, उसको बताना है, इनकलकेट करना है कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज एंड आई कैन डू दैट। सो दिस इज व्हाट पैराडाइम शिफ्ट की बात है कि अगर आपका ब्रेन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ओ नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, ओ नहीं नहीं ये बातें ही हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। दिमाग आपका एक्सेप्ट नहीं करता। मैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैं तो खाली इंग्लैंड चला जाऊं तो कॉलेज से दाखिला मिल जाए बड़ी गल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला मिल जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमिग्रेशन और कनाडा की, मैं तो कोई डंकी डंकी लगा के चला जाऊं कोई और साहब हो जाए, इमिग्रेशन मुझे नहीं मिलने लगी। मैं तो ये बस ये तो ना ही होने वाली बात है। इस तरह का ब्रेन आपको, आपकी बॉडी आपको, आपकी प्रीवियस जो आपके साथ इंसिडेंट्स हो चुके होते हैं, या सोसाइटी आपको, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया। सुपर क्रिएशन है। सुपर, उसके अंदर हर इंसान के अंदर एक कायनात होती है। हर इंसान मुख्तलिफ भी होता है, हमारे फीचर्स डिफरेंट हैं, हमारी एबिलिटीज डिफरेंट हैं, डीएनए डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन यूनिक है हम लोग। और ये जो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर ये नहीं लिटरली कर सकते तो फिर अगर बड़ी बड़ी चीजें कैसे करेंगे। पूरी दुनिया को चेंज करना पड़ जाए, लीडरशिप क्वालिटीज हैं और हैं, उसमें आप कैसे आएंगे। ये तो छोटी सी चीज है, 6 6.5 7 8 बैंड लेना। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर वो भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपकी जो करेक्टर बिल्डिंग है या बाकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और फिर बाकी ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये आपका माइंड है जिसके साथ आपने ये सारी चीजें करनी। तो ये था जी हमारा थोड़ा सा एक आज इंट्रोडक्टरी सेशन था। कल 7 7:30 बजे वोकैबुलरी की पहली क्लास में लूंगा, और उसके बाद हमारा सेशन चलता जाएगा। रीडिंग होगी सारा कुछ, मैं इंशाल्लाह ताला फिर अब रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में आपको डिटेल में बताऊंगा। सारे स्टूडेंट्स आपके हमारे एनरोल्ड हैं ऑलमोस्ट, कोई एक आधे के अलावा जो ये क्लास ले रहे हैं। तो उसमें फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हमने किस तरीके से इसको आगे चलना है। आपके पास रजिस्टर पेंसिल होनी चाहिए, किताबें वगैरह होनी चाहिए, और फिर इंशाल्लाह हम लोग करते हैं। चलें जी, टिल देन अल्लाह हाफिज। कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें।
कोई भी आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, यू मे आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर अयाज। जी वालेकुम सलाम जी उमर। अच्छा सर, बस ये समझना चाह रहा था कि आपके कोई जिस तरह बैरन्स का एक सेट है जो अवेलेबल है सीडीज और बुक्स की फॉर्म में, विल हेल्प अस, और उससे कोई रहनुमाई ली जा सकती है अगर वो ले लिया जाए, कैम्ब्रिज या आपकी मेंटोरशिप? जो रिसोर्स हम आपको बताएंगे ना, आपने वो लेना। ये प्रोडक्ट है कैम्ब्रिज की। तो एक तो हमारी अपनी टेक्निक्स हैं ओके, जिसके थ्रू आएंगे स्कोर्स वगैरह। दूसरा ये कि जो हमने मटेरियल यूज करना है ना, वो कैम्ब्रिज का करना है। टेस्ट भी कैम्ब्रिज का है ना। कोई थर्ड पार्टी इस पे काम करेगी वो ठीक है। उतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। बस बायरन में आपने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके 7 बैंड आ गए, तो उस टेस्ट की बेस पे आप आइल्स के टेस्ट को ये नहीं कह सकते कि उसमें भी 7 आएंगे, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्ट डिफरेंट है। दोनों की इसमें से कई चीजें वो पब्लिक करते हैं, कई चीजें पब्लिक नहीं करते कैम्ब्रिज वाले। तो बायरन के पास वो चीजें मौजूद हैं जो उन्होंने पब्लिक की हैं, जो उनकी बैकएंड के ऊपर जो रिसर्च के अंदर बाकी कंस्ट्रक्ट के अंदर चीजें हैं, वो बायरन को भी पता भी नहीं है। तो इसको कहते हैं कि मतलब ऑथेंटिक टेक्स्ट नहीं है ये। अच्छा होगा प्रिपरेशन के लिए किसी खास वेरिएबल की या किसी खास चीज की तैयारी के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग स्मार्ट काम करेंगे। अभी आप बायरन को या डोगर को फलाने को ये भी छोड़ दें फिलहाल। फिलहाल जो आप ठीक बताएंगे वो रीडिंग कैम्ब्रिज के थ्रू करेंगे और हम अपनी जो है ना उसको यूज करेंगे। लेकिन जो काम हम करेंगे वो ऑथेंटिक होगा। मीन्स कि अगर मैं कोई आपको चीज बताता हूँ कि ऐसे करें, तो उसकी लॉजिकल रीजनिंग है और वो कैम्ब्रिज का जो रिसोर्स है उसके थ्रू सपोर्ट हो रही है। हवा में या मेरी सेल्फ कॉन्जुगेशन नहीं है। सारी एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर ये कोई ना कोई रैशनल है। अगर मैं आपको वोकेबलरी के कुछ लफ्ज करवा रहा हूँ तो उसकी रीजंस हैं। अगर मैं स्मार्ट ईडियम करवा रहा हूँ आपको तो उसकी रीजंस हैं, क्योंकि वो चेक होनी है। वरना मैं क्यों कराऊं ईडीएम, छोड़ दूं, वैसे स्पीकिंग सही है। अब वो मार्किंग उसकी होगी तो मैं वो करवा रहा हूँ इस वजह से। इस तरह करके उस उन चीजों को छोड़ दें, मुझ पे छोड़ें। साथ साथ पूछ सकते हैं जो दिल करे आपका, लेकिन रिसोर्स के लिए आपको कुछ इसकी हार्ड कॉपीज लेनी पड़ेंगी। हम बुक नंबर 12 कर रहे हैं अभी। कल इंशाल्लाह बुक 12 स्टार्ट करेंगे। आपके पास होनी चाहिए बुक 12 की रीडिंग। सॉफ्ट कॉपीज में यहाँ पे मौजूद है। वैसे आप कहते हैं तो क्लास के बाद मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पोस्ट करवा दूंगा। जो मटेरियल वगैरह हार्ड फॉर्म है वो मिल जाएगा। जी, ठीक है, ये सर करवा दीजिएगा। जजाकल्ला सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन कोई बंदा करना चाहे? सर वो आपका मैसेज मिला था कि क्लास के बाद चेक करेंगे ऐसे। हाँ इमाद मैंने देखा था। अभी तो ओरिएंटेशन क्लास है। मैं ऐसा है कि मुझे ना मैं आपको जी, व्हाट्सएप करता हूँ। राइट सर, राइट सर, नो वरीज। जी आयशा, इसरा, इरसा, उसके अलावा अवैस, रबिया, तनवीर, उमर, महबूब, मलिक, यासिर, महमूद। कोई क्वेश्चन? यासिर, आइल्स कुछ चीजें ऐसी हैं। पीटी का टेस्ट ना कंपैरेटिवली आसान है, उसके मॉड्यूल्स आसान है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा इस वजह से नहीं है कि कंप्यूटर चेक करता है। कंप्यूटर के अंदर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल की नहीं है यूज करे कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन माइंड को फिलहाल उसको पीछे आगे निकल जाए। तो इस वजह से कुछ फॉर्मूले हम ऐसे लगा लेते हैं कि जिसमें पीटी जो है कंप्यूटर जैसे एक एग्जीक्यूशन और असैसिनेशन है। दोनों वर्ड्स जो है ना वो हैं अनकॉमन। ये CFR लेवल के अंदर C2 लेवल के हैं। जब मैं एक राइटिंग करूंगा ना तो कंप्यूटर इसकी कोलोकेशन को नहीं पकड़ सकेगा। कंप्यूटर को नहीं पता लगेगा कि यार ये वर्ड यहाँ पे इसने ठीक यूज किया। नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। पीटी का जो सिस्टम है वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा, उसको नहीं। इस वजह से दुनिया में हर जगह पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर फ्लॉज हैं बहुत ज्यादा ना। लेकिन अब जो रीडिंग मॉड्यूल है, रीडिंग मॉड्यूल का कोई टेक्निक नहीं है ना, वो कैबरे की कोई टेक्निक है, थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा रीडिंग करनी पड़ेगी। और आपके लिए जो 7 बजे यानी 7:30 की बजाय 7 बजे हम लोग
सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें पीटी को डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा, और बाकी फिर आप रेगुलर, यानी कि एक मर्ज होगा हमारे कुछ मॉड्यूल्स का, और बाकी फिर आप इस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, और कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? सर जैसा भी आपने बताया कि जो हमारा मॉड्यूल है पीपी वो और भी कुछ वो होती है हमारा एड में तो ऐसे ही कि राइटिंग मॉड्यूल आप या तो कंप्यूटर बेस पेपर लेते हैं या फिर आप पेपर बेस पेपर, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर टेस्ट होते हैं तो वो भी कंप्यूटर चेक होंगे या वो भी उसके बाद कोई पर्सन चेक करता है? दो तरह की असेसमेंट होती है, एक होती है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, एक होती है सीडीटी कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट। आईएल्स वाले उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं कहते, आप वहां पे देखें वो लिखा था कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट, बंदा ही पीछे चेक करता है। कुछ चीजें हैं जो कंप्यूटर चेक कर लेता है, जैसे प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये वो चेक कर ली, लेकिन उसका जो एक सेक्शन होता है रिस्पॉन्स और वोकैबुलरी वाला, वो कंप्यूटर नहीं उसको पिक कर पाता, तो उसकी जगह पे फिर वो चेक करते हैं, बंदा एग्जामिनर बैठे होते हैं पीछे। रीडिंग के अंदर चले वो समहाउ चेक हो गया, लिसनिंग में चेक हो गया, कंप्यूटर ने बता दिया ये इसके आंसर्स हैं, उन्होंने उसको वेरीफाई कर लिया। लेकिन स्पीकिंग मॉड्यूल हो गया, राइटिंग मॉड्यूल हो गया, दोनों के अंदर हर क्राइटेरिया को कंप्यूटर नहीं मीट कर पाता, तो बंदे ही चेक करते हैं आइल्स के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।